तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर। अगला लेक्चर हमारा जो शुरू होता है वो स्टार्ट होता है 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन के साथ। एक ये टॉपिक है हमारे पास चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन में, इसको हम पढ़कर ख़त्म करते हैं। इसी को हम लोग कभी कभी कहते हैं 1,3 सिन एक्सियल इंटरेक्शन। सिन एक्सियल इंटरेक्शन। तो चलिए देखते हैं आखिरकार ये होता क्या है। हमें सबसे पहले चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन अच्छे से पता है, जिसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर ये आपके पास चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन है। अब अगर इस चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन में मैं हाइड्रोजन एटम्स की बात करता हूँ, किस किस पोजीशन पर प्रेजेंट रहेंगे, तो हम लोग कुछ इस तरीके से दर्शाने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, इसको मैं पोजीशन नंबर 1 कह देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं पोजीशन नंबर 2 कहता हूँ, यहाँ पर मैं पोजीशन नंबर 3 कहता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास 3 के पास भी क्या होंगे, एक्सियल पोजीशन पर हाइड्रोजन होंगे। और यहाँ पर अगर मैं इसको रिलेटिव पोजीशन 2 डैश कहता हूँ, इसको 3 डैश कहता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं इन तीनों ही हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो जरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये हाइड्रोजन इसके साथ सेम साइड में है, तो मैं ये कहूंगा कि इस और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है, एक रिपल्सिव इंटरेक्शन लग रहा है। ऐसे ही अगर मैं इस और इस हाइड्रोजन के बीच में बात करता हूं, तो इस हाइड्रोजन के बीच में एक रिपल्सिव इंटरेक्शन लग रहा है। और ऐसे ही अगर मैं इस हाइड्रोजन के बीच में बात करता हूं, तो इन हाइड्रोजन के बीच में एक रिपल्सिव इंटरेक्शन लग रहा है। ये जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है, इसी को हम नाम देते हैं 1,3 डाई एक्सियल। किस तरीके से, जरा ध्यान देखो, ये वाली पोजीशन 1 है, तो ये 2 है और ये 3 पर क्या है, हाइड्रोजन है। ऐसे ही आप यहाँ पर बात करोगे तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 पर क्या है, हाइड्रोजन है। तो इनके आपस में ये 1,3 सिन एक्सियल, मतलब एक ही तरफ एक्सियली प्रेजेंट है, जिसकी वजह से स्टेरिक रिपल्शन जनरेट हो रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ और कहाँ पर ये देखने को मिलने वाला है, तो एक तो आपके पास H यहाँ है, ऐसे ही एक H आपके पास यहाँ है, और ऐसे ही एक H आपके पास यहाँ है। अगर आप इस बार देखोगे तो इस और इस हाइड्रोजन के बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 3, तो इनके बीच में भी स्टेरिक रिपल्शन है। ऐसे ही अगर आप यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो इसके बीच में भी रिपल्सिव इंटरेक्शन। और ऐसे ही इस हाइड्रोजन के बीच में भी इसके साथ क्या होगा, रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा। तो ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसी को हम कहते हैं 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन या 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। तो मैं क्या बात कह सकता हूँ इसके बारे में, ये एक प्रकार का क्या होता है, स्टेरिक रिपल्शन होता है। सबसे पहली बात तो हमारे पास ये निकल के आ रही है, और इस स्टेरिक रिपल्शन की वजह से आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और हमारे पास सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वह स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये बात आपको यहाँ पर समझनी है कि 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता क्या है और उससे हमारे पास चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन पे क्या फर्क पड़ता है। अब इस ही बात को मैं बात करता हूँ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन पर। अब इस ही बात को मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के सामने मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन पर। अगर मैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास कहानी क्या चल रही है, जरा ध्यान से देखिएगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, इस वाले केस में हमारे पास कहानी कुछ ऐसी से होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्या बनाने वाले हैं, चेयर फॉर्म बनाने वाले हैं। बना लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या लगाने वाले हैं, इस बार G ग्रुप लगाने वाले हैं। मतलब मोनो सब्स्टिट्यूट की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास क्या होता है, C6H12 होता है। अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूँ और कोई भी एक G ग्रुप लगा देता हूँ तो इसको मैं कहूँगा C6H11G। ये हमारे पास कहलाता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अब इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में आपको देखने को क्या मिलने वाला है, ये वाली पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये अगर आप पोजीशन 1 कहोगे, ये पोजीशन 2 कहोगे, तो ये पोजीशन 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप 2 डैश कह लोगे और यहाँ पर आप 3 डैश कह लोगे। तो यहाँ पर आपको कहानी कुछ ऐसी देखने को मिलने वाली है, एक तो हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा और वैसे ही आपको एक हाइड्रोजन यहाँ देखने को मिलने वाला है। तो इस G के साथ
इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या चल रहा है, स्टेरिक रिपल्शन, और इसी को हम लोग नाम देते हैं 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। इसी को क्या नाम देते हैं, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। और यह कैसा होता है, यह एक रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है, और रिपल्सिव इंटरेक्शन होने के कारण यहाँ पर हमारे पास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है ड्यू टू दिस 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। वहीं पर अगर मैं फ्लिपिंग की बात करता हूं तो एक्चुअली क्या होता है, फ्लिपिंग से हमारे पास जो इसका फॉर्म मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, और यही जी ग्रुप आपके पास इस बार इक्वेटोरियल पोजीशन पर चला जाएगा। क्योंकि ये जी ग्रुप आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ चुका है, तो अब आपके पास यहाँ पर आपको एज सच कोई भी डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं देखने को मिलने वाला है। डाइएक्सियल इंटरेक्शन होने के लिए आपका ग्रुप एक्सियली प्रेजेंट होना चाहिए, और जहां पर उसके रिलेटिव में थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन ये तो ऑलरेडी इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से अगर आप एरो का जरा ध्यान देखोगे तो मैं इक्वेटोरियल की तरफ थोड़ा सा ज्यादा दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेरिजन में क्या है, ज्यादा है। मान लो अगर मैं इसको आपके सामने x% लेता हूं, तो इसको मैं आपके सामने y% लेता हूं, तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि जो x% है वो हमारे पास y% से क्या है, कम है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब वहीं पर अगर आपसे मैं कुछ कैलकुलेशन की बात करता हूं, के इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, तो आपको पता है के इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही होता है के इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और आपको पता है y इज ग्रेटर देन x, तो हम बोल सकते हैं कि के इक्विलिब्रियम इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये डाइएक्सियल इंटरेक्शन की पहली बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो आइए हम थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं कि ये रिपल्शन आखिरकार किस तरीके का और होता है। तो आइए हम एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। देखो, हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि यदि हमारे पास कुछ इस तरीके से चेयर फॉर्म है और यहाँ पर हमारे पास जी ग्रुप लगा है, तो इसका 1,3 के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन होगा, उसको हम बोलते हैं डाइएक्सियल इंटरेक्शन। लेकिन अगर मैं वहीं पर इसकी जब फ्लिपिंग करवाता हूँ, तो फ्लिपिंग करवाने से आपके पास कुछ ऐसा आता है, और ये जी ग्रुप यहाँ पर चला जाता है, और फिर यहाँ पर आपके पास 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मतलब हम लोगों ने अभी ये सीखा था, यदि इसकी हम x% ले रहे हैं, इसकी हम y% ले रहे हैं, तो हमें पता है जो y है वो क्या है, ग्रेटर देन x है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ y अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ x। और हमें अच्छे से पता है यहाँ से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम, यही फॉर्मूला होता है। और लास्ट में फाइनली आप जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर इस वाले केस में क्या होने वाला है, ये जो आपको माइनस डेल्टा जी नॉट दिख रहा है, इसको आप याद रखना हमेशा, हम माइनस डेल्टा जी नॉट को ही नाम दे देते हैं एक नया टर्म ए वैल्यू का। तो यदि आपसे कभी ए वैल्यू की बात करें तो ए वैल्यू हम बोलते हैं माइनस डेल्टा जी नॉट को, तो हम बोलेंगे ए हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ए हमारे पास आ जाएगा 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। अब इस बात को समझना, जो बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं अगर क्या करता हूं, यहां पर साइज ऑफ जी इंक्रीज कर देता हूं, मतलब आपके पास जो ग्रुप है जी, उसकी मैं साइज इंक्रीज कर देता हूं। तो साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, यहां पर रिपल्शन और बढ़ेगा, और यहां से ये चेयर फॉर्म इसमें ज्यादा और जाना चाहेगी, क्योंकि इसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन रिपल्सिव और बढ़ेगा, तो ये इस फॉर्म में ज्यादा जाना पसंद करेगी। तो हम बोलेंगे कि आपके पास जो y% होगा वो क्या होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर आपके पास साइज
G इंक्रीज होगा तो Y% ज़्यादा इंक्रीज होगा। यदि Y% ज़्यादा इंक्रीज होगा तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, K इक्विलिब्रियम भी फर्दर इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? K इक्विलिब्रियम भी फर्दर इंक्रीज होगा। और मतलब मैं कह सकता हूं अगर K इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, यहां से हमारे पास आ रहा है कि K इक्विलिब्रियम इंक्रीज होने से माइनस डेल्टा जी नॉट की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। और माइनस डेल्टा जी नॉट इंक्रीज होगी तो हमारे पास A वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे हम साइज बढ़ाएंगे ग्रुप का वैसे वैसे वह इक्वेटोरियल पोजीशन में ज़्यादा जाना चाहेगा, वैसे वैसे उस इक्वेटोरियल पोजीशन का जो कॉम्पोजिशन है वो बढ़ेगा। K इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा क्योंकि हमें पता है K इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ Y होता है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ X होता है। और K इक्विलिब्रियम इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब माइनस डेल्टा जी नॉट वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। जरा ध्यान से यहाँ से देखो, और माइनस डेल्टा जी नॉट वैल्यू इंक्रीज करेगा तो A वैल्यू भी हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं यदि हमारे पास G ग्रुप इंक्रीज कर रहा है तो A वैल्यू भी हमारे पास क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब हम लोगों ने ये बात तो डिस्कस कर चुकी है, इसको मैं आपको एक टेबल की फॉर्म में पूरी की पूरी बातें समझाऊंगा। अभी मैं पूरा एक टेबल लेके आऊंगा जहां पर मैं यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स लगाऊंगा और यहाँ पर डिफरेंट डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपके सामने बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, उस टेबल को बनाने से पहले मैं आपको आखिरकार ये समझाना चाहता हूं कि आखिरकार जिस इंटरेक्शन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये G ग्रुप और ये जो आपको H और H ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ये जो इंटरेक्शन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, आखिरकार ये इंटरेक्शन होता कैसे है, इसको मैं जो अभी तक हमने पढ़ा है एसाइक्लिक कॉन्फर्मेशंस में, उससे कैसे रिलेट कर सकता हूं, कैसे बातें बता सकता हूं, उसको चलिए हम यहां पर डिस्कस करते हैं। पहले तो हम लोग 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन की आखिरकार बात कर रहे थे कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में किस तरीके से इसको समझेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे ब्यूटेन कन्फर्मर की बात करूं तो ब्यूटेन के टाइम हम लोगों ने कुछ इस तरीके से किया था। यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर CH2 था, यहाँ पर CH2 था और यहाँ पर CH3 था। और इसके अलावा हमने यहाँ पर रोटेशन करके हमारा कन्फर्मर बनाया था। और जो आपके पास कन्फर्मर बनाया था वो आपके पास कुछ इस तरीके से बनाया था। यहाँ पर हमारे पास क्या था, CH3 था, यहाँ पर H था, यहाँ पर S था। यहाँ पर आपके पास क्या था, CH3 था, यहाँ पर H था और यहाँ पर H था। और मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि ये जो आपका फ्रंट है और ये जो बैक है, इनके बीच में जो डाइहेड्रल एंगल है वह कितना है, 60 डिग्री है। बात समझ में आ रही है। और इन दोनों के बीच का जो हमारे पास रिपल्शन था, इन दोनों के बीच का जो हमारा रिपल्शन था, इसी को हम लोगों ने नाम दे दिया था गॉशे इंटरेक्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं गॉशे रिपल्शन। तो वहाँ से हमारे पास सबसे पहला नाम ये आया था। ये बात समझ में आ रही है। अब एक्चुअली इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो और डिटेल में हम इसको कैसे समझ सकते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। हम इसको और डिटेल में कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन है, और कार्बन पर यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन। इस तरीके से H और H था, या फिर आप इस तरीके से ही H लगा दो यहाँ पर, और यहाँ पर H और H, CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर अगर मैं CH3 लगाऊंगा तो यहाँ पर आपके पास H है और H है, और यहाँ पर तो S था ही और यहाँ पर H था ही। अब जरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपको दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये जो आपको दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये वाले जो दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इनके बीच में ही आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है। स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है, जिसी को हम लोग नाम दे रहे हैं ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन। क्या नाम दे रहे हैं, ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन। और इस ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन से आपके पास क्या हो रही है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और कितना इंक्रीज हो रही है, ये 0.9 किलो कैलोरी पर मोल हमारे पास इंक्रीज हो रही है। ये वैल्यू मैंने लिखाई थी। तो अगर मैं जरा ध्यान समझूं कहानी चल क्या रही है, यहाँ पर देखो ये नंबर 1 कार्बन है, यहाँ पर ये नंबर 2 कार्बन है, यहाँ पर इसको मैं नंबर 3 कार्बन कहूँगा गोले को, और यहाँ पर मैं नंबर 4 कार्बन कहूँगा। तो नंबर 1 और नंबर 4 कार्बन पर जो आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, वहाँ पर उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, और उसी रिपल्शन को हम लोग नाम दे रहे हैं गॉशे इंटरेक्शन, या फिर आप कह लो ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन, जिससे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो जा रही है, 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। अगर मैं यही बात थोड़ा सा चेयर फॉर्म में करना चाहूँ तो चेयर फॉर्म हमारे पास देखने में कैसी है, चेयर फॉर्म हमारे पास देखने में ऐसी है। यहाँ पर हम लगा दें CH3 तो यहाँ पर C है,
यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। H आपके पास यहाँ पर भी है और H आपके पास यहाँ पर भी है। अब एक्चुअली 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होता क्या है, इस चीज को समझिए आप जरा ध्यान से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है और ये 3 पोजीशन है। 1 और 3 यहाँ पर इसीलिए इसको बोलते हैं 1,3 डाइएक्सियल। क्यों? क्योंकि ये भी एक्सियल है और ये भी एक्सियल है। ऐसे ही ये 1 है, ये 2 डैश है, ये 3 डैश है। यहाँ पर भी दोनों क्या है, 1 और 3 पे रिलेटिव पोजीशन पे हैं और दोनों एक्सियली प्रेजेंट है। तो एक्चुअली जो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है इस तरीके का और इसके बीच में रिपल्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइएक्सियल रिपल्शन। लेकिन अगर मैं इस ही बात को इससे थोड़ा कंपेयर करूं, एक्चुअली क्या था यहाँ पर, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4, 1 और 4 नंबर कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन थे वो करते थे। अगर मैं इस बात को यहाँ पर समझाऊं तो देखो, 1 कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, तीसरा कार्बन एटम और चौथा कार्बन एटम। 1 कार्बन एटम का जो हाइड्रोजन है 4 कार्बन एटम का जो हाइड्रोजन है उसके साथ क्या कर रहा है, रिपल्शन। तो क्या मैं उसको भी एक तरीके का गॉसियन इंटरेक्शन नहीं कह सकता? फिर से सुनो, ये आपके पास अगर मैं 1 कह रहा हूं तो ये 2 डैश हो जाएगा, ये 1 कह रहा हूं तो ये आपके पास यहाँ पर 2 डैश हो जाएगा, यहाँ पर 3 डैश हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास 4 डैश हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो अगर ये हो जाएंगे तो यहाँ पर भी 1 और 4 कार्बन पर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मैं यूं कह सकता हूँ ये एक्चुअली क्या है, 2 टाइम्स ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन है एक तरीके का। यहाँ पर अगर हम डाइएक्सियल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो सिंपली हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन है। और ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती थी वह वैल्यू कितने से इंक्रीज होती थी, 0.9 किलो कैलोरी पर मोल से इंक्रीज होती थी। लेकिन यहाँ पर ये 2 टाइम्स है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटू 2 करना पड़ेगा। और इंटू 2 करने से हम बता देंगे कि यहाँ पर हमारे पास 1.8 किलो कैलोरी पर मोल से हमारी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सिंपल हम इसको कह सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन या फिर 1,3 सिन एक्सियल इंटरेक्शन, 1,3 सिन एक्सियल इंटरेक्शन। बोलिए, क्या आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई? बात कुछ नहीं है, हम लोगों ने डाइएक्सियल इंटरेक्शन पढ़ना स्टार्ट किया, हम लोगों ने जाना किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। अब मैंने इसी टॉपिक को हमारे पुराने वाले एसाइक्लिक कॉन्फर्मेशन वाले टॉपिक से रिलेट कर दिया। आपको ये जो थोड़ा सा फील में करवा रहा था इसी चीज़ को मैंने आपको यहाँ पर फील करवा दिया और यहाँ से ये समझ में आ गया एक्चुअली एक तरह का ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन है जो कि 2 टाइम्स लग रहा है। एक तो इस हाइड्रोजन के साथ लग रहा है और एक इस हाइड्रोजन के साथ लग रहा है, जो कि यहाँ पर आपको 1 टाइम दिखाई दे रहा था। तो जिसकी वजह से एनर्जी यहाँ पर 2 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 0.9 किलो कैलोरी पर मोल के। और ये एक टाइप का 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है। अब हम एक टेबल यहाँ पर बना देते हैं और वो टेबल की वैल्यू आपको एज इट इज अपनी कॉपी पर लिखनी है और फिर मैं उन वैल्यू को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक्सप्लेन कैसे करेंगे मैं समझाऊंगा अभी किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक साइड में छोटी सी टेबल बनाऊंगा। उस टेबल की वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर डाइएक्सियल इंटरेक्शन की वजह से ऐसी ही वैल्यूज क्यों आ रही हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इस टेबल की। एक्चुअली इस टेबल का आने का मतलब कहाँ से है, जो अभी हमने सीखा था कि यदि हमारे पास साइज इंक्रीज होगी तो वहाँ पर ए वैल्यू इंक्रीज होगी। तो उसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं और इन वैल्यूज़ में से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ डिफरेंट एग्जाम्पल से। मान लो अगर मैं सबसे पहले आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना देता हूँ, ऐसे है, और यहाँ पर मैं फ्लोरीन ले लेता हूँ ऐसे ही। फिर मैं यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन ले लेता हूँ। अब बनाने का तरीका कुछ ऐसा होगा, देखो यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर इसके 2 लोन पेयर मैं ऐसे दिखा दूंगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर दिखा दूंगा, लोन पेयर तो यहाँ नहीं, यहाँ H दिखा दूंगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर दिखा दूंगा। फिर अगर मैं NH2 की बात करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर N आ जाएगा, H आ जाएगा, H यहाँ पर लोन पेयर। और फाइनली अगर मैं फिर इस तरीके से यहाँ पर CH3 की बात करूँगा तो H, यहाँ पर H और यहाँ पर H आ जाएगा। ये आपका पास डिफरेंट एग्जाम्पल हैं जहाँ पर मैं ये वाले डिफरेंट जी ग्रुप लगा रहा हूँ। जब मैं ये जी ग्रुप लगाऊंगा तो सिंपल सी बात है, आप फील करने की कोशिश करो। यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है,
यहाँ पर इस पोजीशन थोड़ा सही कर लेना आप, इस पोजीशन पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अगर आप सबसे पहले इस केस में कंसीडर करोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर आ रहा है, मतलब फ्लोरीन के साथ लोन पेयर आ रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पर लोन पेयर की वजह से होने वाला है। और हमें पता है लोन पेयर का सबसे छोटा साइज होता है, यहाँ पर इसका रिपल्शन ना के बराबर होगा। जब मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ पर इस बॉन्ड के अलॉन्ग क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। अब होता क्या है, इन तीनों में ही हाइड्रोजन आ रहा है, लेकिन रोटेशन की वजह से यहाँ पर दो लोन पेयर भी हैं, तो कभी कभी लोन पेयर भी आ जाएगा। यहाँ पर एक ही लोन पेयर है और यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ, इस वाले ग्रुप के टाइम आप चाहे रोटेशन करवाओगे तो हमेशा हाइड्रोजन ही सामने आने वाला है। इसमें लोन पेयर और लोन पेयर सामने आ जाएगा और इसमें तो हमेशा लोन पेयर ही रहता है। तो मैं कहूँगा इस वाले केस में जो ए वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी। तो मैं यहाँ से यहाँ जाने पर कह सकता हूँ, जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपके पास क्या हो रहा है, जो G है, G साइज है वह क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, रिपल्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैं कह सकता हूं परसेंटेज ऑफ Y क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो परसेंटेज ऑफ X क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो फाइनली ए वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब आप यहां से यहां मूव करोगे तो ये सब फैक्टर्स वर्क करने वाले हैं, जिसकी वजह से इसकी ए वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो देखो जरा ध्यान से, यहां पर अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूं तो 0.63 है, यहां पर अगर मैं OH की बात करता हूं थोड़ी उससे बढ़ जाएगी, 2.18 हो जाएगा क्योंकि यहां पर H आ चुका है। अगर मैं NH2 की बात करता हूं थोड़ी उससे और बढ़ जाएगी, 5.03, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम टाइम 2 हाइड्रोजन बिताने वाले हैं, एक ही लोन पेयर है। और अगर मैं Me की बात करता हूं तो Me के केस में यहां पर 7.5 आ जाएगी। तो जब आप यहां से यहां बढ़ते हो तो आपके पास साइज इंक्रीज होगा और फिर ये सारे फैक्टर आपको लगाने हैं, तो फाइनली ए वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। एक बात तो हमारे पास ये आ रही है। अब हमारे पास अगली जो बात आएगी, अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो इस वाले केस में तो आप देखोगे सर ब्रोमीन आयोडीन के केस में हमारे पास वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए थी। यही बोलोगे आप कि हमारे पास इनके केस में क्या होनी चाहिए, वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए। देखो सिंपल सी बात समझो, जब हम बात कर रहे हैं कि यदि हमारे पास कुछ यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, यदि हमारे पास यहाँ से यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है और यदि हमारे पास यहाँ पर कोई यहाँ बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो आप ये बोलोगे कि सर यहाँ से यहाँ बढ़ने के G की जो साइज है वो इंक्रीज हो रही है, और अगर G की साइज इंक्रीज होगी तो इसका मतलब आपके पास A की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर तो ब्रोमीन और आयोडीन की वैल्यू ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट आ रही है और इसके साथ भी ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, तो इसका रीज़न क्या होगा। देखो जब कभी किसी ग्रुप की साइज बढ़ती है तो साइज बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर उसका डिस्टेंस भी बढ़ेगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है आपके पास इसका डिस्टेंस, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है आपके पास इसका डिस्टेंस, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है आपके पास इसका डिस्टेंस, ये भी आपका साथ साथ इंक्रीज करेगा। अगर ये इंक्रीज करेगा इसका मतलब मैं कह सकता हूँ वहाँ पर सिंपल सी बात है ए वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है। इस बात को अपने दिमाग में आप फिट कर लेना। इसीलिए जब हम आयोडीन लेके आते हैं तो आयोडीन केस में आपको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखता है क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाती है। अब अगर बात करते हैं OCH3, COCH3, C2H5, अगर ये ग्रुप लगाएंगे तो आप खुद सोचो, जब ये ग्रुप लगाएंगे तो यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रही है। रीजन यही है क्योंकि वह ग्रुप आपके इस तरफ जाएंगे, ज़्यादा समय आपका ऑक्सीजन का जो होगा वो H ही बिताएगा इनके साथ। अगर ऑक्सीजन का H ही बिताएगा तो लगभग वैल्यू भी एक जैसी आएगी। वहीं पर अगर मैं Me की बात करता हूं तो Me के बाद ET है, IPR है, इनके केस में भी वैल्यू ऑलमोस्ट वही रह रही है क्योंकि यहाँ पर उनके केस में ET में हाइड्रोजन होता है, IPR में भी हाइड्रोजन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप में आपके पास क्या है, जरा ध्यान से देखना। इस वाले केस में आपके पास कैसी तस्वीर होगी, इस वाले केस में तस्वीर देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पर मिथाइल बना देता हूँ, कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर मैं आपके पास यहाँ पर इथाइल बना देता हूँ, CH2CH3 होता है, यहाँ पर आप H बना दो, फिर आप यहाँ पर H बना दो, फिर यहाँ पर आप CH3 बना दो। ऐसे ही अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, C, यहाँ पर H,
CH3 और CH3। लेकिन जैसे ही मैं टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप बनाऊंगा तो टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप कैसा होगा दिखने में, यहाँ पर C होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा और यहाँ पर भी CH3 होगा। इन सभी केसेस में कम से कम एक बार तो हाइड्रोजन रह रहा है, लेकिन इस वाले केस में हमेशा कौन रहेंगे, मिथाइल ग्रुप ही रहेंगे, जिसकी वजह से आपके पास इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि फ्लिपिंग बंद हो जाती है। इसीलिए जब आपने मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाते हुए देखा होगा या रिएजेंट्स के क्वेश्चन करवाते हुए देखा होगा, तो मैं वहाँ पर आपसे बोलता हूँ जनरली हमारे पास जो कंपाउंड आता है वह कंपाउंड में हम लोग यहाँ पर टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप रख देते हैं। उसका रीज़न यही है, हम मान के चलते हैं इस रिंग में हमारी फ्लिपिंग बंद हो चुकी है। तो फ्लिपिंग बंद हो जाने से एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे और इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो एक तो मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इन सब का दे दिया। अब मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करता हूं। देखो यहाँ पर OH है तो प्रोटिक और एप्रोटिक, इसके लिए दो वैल्यू आ रही है। देखो एप्रोटिक की बात हम तब कर रहे हैं जब हमारे पास क्या है, ये OH ग्रुप अकेला है, ठीक है, उस समय 2.18 आ रही है। लेकिन जब प्रोटिक की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल होंगे, तो वहां पर सॉल्वेशन हो जाएगा। और अगर सॉल्वेशन हो जाएगा तो हमारे पास जो G की साइज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ग्रुप की साइज इंक्रीज कर जाएगी, तो वहां पर A वैल्यू भी आपके पास इंक्रीज कर जाएगी। जो रीजन मैंने आपको OH के केस में दिया है वही सेम टू सेम रीजन आपके पास NH2 के केस में मिलने वाला है। फिर से सुनिए, वही सेम टू सेम रीजन आपके पास NH2 के केस में मिलने वाला है। तो एप्रोटिक वाले केस में 5.03 रहेगा और प्रोटिक वाले केस में क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेशन इंक्रीज हो जाएगा और सॉल्वेशन इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर G ग्रुप की साइज इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर A वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। तो ये एक एक्सप्रेशन था जो कि आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप के बारे में। स्पेशल बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर फ्लिपिंग बंद हो जाती है, उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा नोट्स के फॉर्म में लिखा देता हूँ। तो हम बात करते हैं टर्ड ब्यूटाइल के ग्रुप में केस में हमारे पास क्या होने वाला है। जब हमारे पास इस तरीके से कोई भी चेयर फॉर्म होती है और जहाँ पर हम G ग्रुप लेते हैं, अगर हम वहाँ पर G ग्रुप टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप कंसिडर करते हैं, तो उस वाले केस में हमें क्या देखने को मिलता है, उस वाले केस में हमें देखने को मिलता है कि आपके पास जो इसकी ये वाली फॉर्म होगी जहाँ पर ये टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप एक्सियल पर प्रेजेंट होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो वाई फॉर्म होती है, वाई फॉर्म ही 100% एग्जिस्ट करती है। इस बात को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। जब भी हम चेयर फॉर्म में G ग्रुप की जगह टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप लेते हैं तो इसका जो A वैल्यू होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और A वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पर फ्लिपिंग बंद हो जाती है। मतलब जब भी हमारे पास ये ग्रुप एक्सियली प्रेजेंट होगा, मतलब अगर मैं इसकी X की वैल्यू की बात करूँगा तो वह कितना होगा, हमारे पास 0% रहा होगा, तो Y कितना होगा, 100% होगा। तो मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमारे पास यदि ये कोई फॉर्म है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, एक्सियल में, तो जब हम इसके इंटर कन्वर्जन की बात करेंगे तो हमारे पास इसका इंटर कन्वर्जन सिर्फ इस ही डायरेक्शन में रहता है। मतलब हम अगर इसके इंटर कन्वर्जन की बात कर रहे होंगे कुछ ऐसे वाली फॉर्म में, तो हमारे पास ये यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन ऐसा फ्लिपिंग होता ही नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही रहना पसंद करता है, और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहना ही पसंद करेगा तो यही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। एक्सियल पोजीशन पर कभी भूल कर भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़ा 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन लगता है। और इसी कॉन्सेप्ट को जहाँ पर हमारे पास फ्लिपिंग नहीं होती है, इसी को हम बोलते हैं लॉकिंग या फिर फ्रीजिंग ऑफ फ्लिपिंग। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं लॉकिंग या फिर फ्रीजिंग ऑफ फ्लिपिंग। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमारे पास टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप होता है वो कभी भी एक्सियल पोजीशन पर नहीं रखा जाता है, हमेशा इस तरीके से आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही देखने को मिलने वाला है। रीज़न मैंने आपको अभी समझा दिया है, क्योंकि वहाँ पर A वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर आप एक्सेल पे रख दोगे तो वहाँ पर 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे और सिस्टम आपका अनस्टेबल होने की वजह से 0% दे देगा। एक तो आपके पास सिस्टम ये हो गया,
जहाँ पर आपको पास लॉकिंग और फ्रीजिंग देखने को मिलता है। अगर मैं दूसरे सिस्टम की बात करता हूँ तो हमारे पास एक सिस्टम और होता है ट्रांसडेकालिन। अगर मैं ट्रांसडेकालिन सिस्टम की बात करता हूँ तो इसमें भी आपको लॉकिंग और फ्रीजिंग देखने को मिलने वाली। देखो आपके पास किस तरीके से होता है ट्रांसडेकालिन, आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पर दोनों ही हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। अब अगर मैं इस ही फॉर्म को थोड़ा सा बनाता हूँ तो यही फॉर्म हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे दिखने वाली है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। आ रही बात समझ में? यही आपके पास ट्रांसडेकालिन होता है। अब अगर मैं इसका फ्लिपिंग करवाना चाहूँ तो इसकी फ्लिपिंग करवाने से आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो आपके पास यहाँ जाएगा और एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ इस तरीके से आ जाएगा। देखो अब आपको यहाँ पर आसानी से ये बॉन्ड दिख रही है, तो ये वाली बॉन्ड अब आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। तो मुझे बताओ क्या इन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग पॉसिबल है? तो हम बोलेंगे पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर फ्लिपिंग नहीं होने वाली है। तो एक तो हमारे पास लॉक्ड सिस्टम ये हो चुका है। अब ऐसे ही एक और हमारे पास सिस्टम होता है लॉक्ड, जहाँ पर हम बात करते हैं जहाँ फ्लिपिंग नहीं होती है। वह सिस्टम हमारे पास कुछ ऐसा होता है, ओ यहाँ पर आपके पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं लैक्टॉल एक तरीके से। और ये कौन सी पोजीशन पर है? ये भी सेम है, सिस ये भी एक्सियल और एक्सियल पर प्रेजेंट होगा। तो आपके पास यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का बना होता है, यहाँ पर O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। अगर मैं इसके फ्लिपिंग की बात करूँगा तो इस वाले केस में भी आपको फ्लिपिंग नहीं देखने को मिलने वाली है। तो आपके पास टोटल ये सभी सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर आपका फ्लिपिंग खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं लॉकिंग या फिर फ्रीजिंग ऑफ फ्लिपिंग। अगर मैं इसी के और डेरिवेटिव्स बनाऊँ जहाँ पर आपका फ्लिपिंग बंद हो जाता है, तो एक डेरिवेटिव आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है, जहाँ पर मैं ये वाले और ग्रुप्स बढ़ा दूँ बड़े बड़े। एक आपके पास डेरिवेटिव कुछ ऐसा हो सकता है, यहाँ पर ये वाले ग्रुप लगा दूँ अगर मैं, और एक आपके पास डेरिवेटिव ऐसा भी हो सकता है इस तरीके से, जहाँ पर मैं फर्दर और ग्रुप्स लगाते जाऊँ। ठीक है, तो इन सभी में आपके पास लॉकिंग और फ्रीजिंग और फ्लिपिंग देखने को मिलने वाली है। तो इन सिस्टम को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हमारे पास कहानी थी 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन से रिलेटेड मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में। अब हम बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की। तो उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को समझना, कहाँ कहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस वजह से बनते हैं। फिर हम देखेंगे कौन सी स्टेबल फॉर्म ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन होती है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे कायरलिटी इन डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लिक कॉन्फॉर्मेशंस का। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।